नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 14वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जा रहा है पहला प्रश्न, वाइल मूविंग फ्रॉम फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड ऑफ स्पीच इन द सेम स्पोकन आइडिया द मोनोलिंगुअल स्पीकर इंगेज इन। यानी कि एक कॉन्सेप्ट को एक स्पीच के दौरान सेम आइडिया को कन्वे करने के दौरान एक जो वक्ता है वो फॉर्मल से इनफॉर्मल मोड में चला जाता है। जैसे कि मैं आपको जिस भाषा में अभी बता रहा हूँ वो एक औपचारिक भाषा फॉर्मल लैंग्वेज बोला जाएगा, लेकिन जैसे मान लीजिए विद्यालय, कोई उत्तर प्रदेश का कोई विद्यालय है जिसका फॉर्मल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन वहाँ पर अगर इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज किया जाने लगे जैसे कि भोजपुरी, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको सीटेट की तैयारी करा रहा हूँ, रउआ लोगन अगर सभी पेपर के देख लें तो बहुत अच्छा नंबर पा जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने हिंदी पढ़ाते हुए आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज भोजपुरी पर मैं गया, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग कोड स्विचिंग बोलते हैं। कोड स्विचिंग, कोड स्विचिंग क्यों बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो मैं हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर जो वर्णों को मिला करके जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, कोई भी शब्द बोल रहा हूँ तो वो वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, और जो वर्ण होते हैं उसको कोड बोला जाता है। जैसे कि क हो गया, ख हो गया, ये सब कोड बोला जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद से इन्हीं सबको मिला करके मैं आपको शब्दों को बोल रहा था हिंदी भाषा में, और इसके बाद जब मैं भोजपुरी लैंग्वेज पर गया तो वहाँ का कोड, वहाँ का वर्ण अलग है, तो इसलिए इसे कोड स्विचिंग बोलेंगे। यानी कि हिंदी से मैं स्विच हो गया किस पर? भोजपुरी पर। यहाँ पर बाकी विकल्पों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। चौथा दिया गया डिफरेंट, तो डिफरेंट होगा नहीं। कोड मिक्सिंग, कोड मिक्सिंग क्या होता है? देखिए, पहले मैंने आपको हिंदी में बताया, उसी आइडिया को बोलने के दौरान, उसी आइडिया को समझाने के दौरान मैंने भोजपुरी में आधे पार्ट को बोला, और अगर फिर से हिंदी पर आ जाता, फिर भोजपुरी पर जाता, फिर हिंदी, फिर भोजपुरी। अगर बार बार एक चीज़ को दोहरा रहे होते हम लोग, मतलब कि एक अल्टरनेट, एक बार हिंदी एक बार भोजपुरी, एक बार हिंदी एक बार भोजपुरी, तो इसे हम लोग मिक्स करना बोलते हैं। लेकिन इस प्रकार का कोई प्रश्न में दिया नहीं गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि फॉर्मल बोलते बोलते इनफॉर्मल मोड ऑफ स्पीच पर वो बंदा है वो गया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम लोग स्विच बोलेंगे, ना कि मिक्सिंग। मिक्सिंग तब होगा जब हम लोग कई बार उसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर केवल एक ही बार स्विच किया गया है, तो इसे कोड स्विचिंग बोलेंगे, ठीक है। और सोशियो लिंग्विस्टिक होगा नहीं, एक ही विकल्प बचा, कोड स्विचिंग, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर ऑफ क्लास 5 गिव्स अ सेट ऑफ 3 वर्ड्स लाइक वाटर, लैंड, स्काई एंड आस्क देम टू फाइंड वर्ड्स विच कैन बी फ्रेंड द words which appear before or after the words. Learners are able to make 20 words phrases out of the given words. What is this strategy known as? यानी कि ये कहा जा रहा है कि कक्षा 5वीं का एक शिक्षक है जो कि बच्चों को 3 वर्ड्स देता है, जैसे कि वाटर हो गया, लैंड हो गया और स्काई हो गया। 3 वर्ड दिया बच्चों को, और उनसे कहता है कि इसके साथ आने वाले शब्दों को, जो कि इसके आगे या फिर इसके बाद में आ सकते हैं, उन वर्डों को बताइए, ठीक है। तो ऐसे जो विद्यार्थी थे वो 20 वर्ड फ्रेजेस को बताए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी क्या कहा जाएगा? तो इसे हम लोग कोलोकेशन कहते हैं। कोलोकेशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा एक साथ आते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका अगर आप अल्टरनेट कोई दूसरा वर्ड लगाएंगे तो वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और वो एक तरीके से गलत के नज़रिए में देखा जाएगा। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे कि देखिए, हम लोग बोलते हैं फास्ट फूड। क्या बोलते हैं? फास्ट फूड। तो फास्ट फूड, फास्ट का मतलब तेज होता है, तो क्या हम लोग क्विक फूड बोल सकते हैं? क्या क्विक फूड? देखिए, ये सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा है क्विक फूड, हम लोग फास्ट फूड ही बोलते हैं। तो ये दोनों जो वर्ड हैं वो हमेशा साथ में आएंगे। अगर फूड की बात की जाए, और वो भी तले भुने वाले फूड की बात की जाए, तो वो हमेशा फास्ट फूड होगा, ना कि क्विक फूड। तो इसे हम लोग कोलोकेशन बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कुछ और उदाहरण बोलूँ, जैसे कि देखिए, एक वाक्य में बोल रहा हूँ, आई वेरी इंजॉयड द पार्टी। अगर मैं ये वाक्य बोलूँ कि मैंने पार्टी को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, तो आई वेरी इंजॉयड द पार्टी, ये थोड़ा सा ऑड नहीं लग रहा है? अगर मैं आपसे ये बोलूँ आई रियली इंजॉयड द पार्टी, तो रियली और वेरी लगभग एक ही सेंस में दे रहे हैं। रियली मतलब कि वास्तव में, और वेरी मतलब कि बहुत ज़्यादा मैंने पसंद किया। तो यहाँ पर वेरी वाला अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा, क्योंकि सुनने में ही अटपटा सा लग रहा है। आई रियली इंजॉयड द पार्टी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके साथ ही अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि आई हैड अ स्ट्रॉन्ग मील दिस मॉर्निंग, यानी कि मैंने सुबह में बहुत भारी भोजन किया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आई हैड अ हैवी मील दिस मॉर्निंग। वहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे, वहाँ पर हैवी यूज किया जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं रेन की बात करूँ, बारिश होने की, तो वहाँ पर हैवी रेन बोला जाता है,
ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि एक ही साथ वर्ड्स आते हैं, और इसीलिए जो टीचर थे उन्होंने 3 वर्ड दिया था और उनको बच्चों को बोला था कि कुछ ऐसे वर्ड्स बताइए जो कि इनके आगे या फिर पीछे लगते हैं। तो इस पर आधारित बच्चों ने 20 वर्ड फ्रेजेस के बारे में बताया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कोलोकेशन बोलते हैं। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच थियरी ऑफ चॉम्स्की स्टेट्स दैट वी आर बॉर्न विद द इनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे लैंग्वेज वर्क्स। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि नॉम चॉम्स्की के किस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये बताया था कि सभी बच्चे जन्म से ही एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं जो कि उनको भाषा सीखने में मदद करती है। ठीक है, तो ये कौन सा सिद्धांत है, ये उनका यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत है। यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण। इसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक भाषा की जो व्याकरण होती है वो लगभग कॉमन होती है। जैसे कि हिंदी में आप संज्ञा पढ़ते हैं, अंग्रेजी में उसी को नाउन पढ़ते हैं। हिंदी में आप सर्वनाम पढ़ते हैं, अंग्रेजी में उसी को प्रोनाउन पढ़ते हैं। हिंदी में आप काल पढ़ते हैं, अंग्रेजी में उसी को टेंस पढ़ते हैं। हिंदी में आप क्रिया पढ़ते हैं, इंग्लिश में उसी को वर्ब पढ़ते हैं। तो ये सभी चीज़ें प्रत्येक भाषा में होती हैं और प्रत्येक भाषा का जो ग्रामर होता है वो लगभग कॉमन होता है। इसी वजह से एक लैंग्वेज जब बच्चे ने सीख लिया है तो दूसरी लैंग्वेज को सीखने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ वो केवल एक तरीके से शब्द बदले हुए हैं, मीनिंग उसका वही होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत है जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताया था कि बच्चे जन्मजात एक ऐसी युक्ति के साथ जन्म लेते हैं जो कि उनको भाषा को अर्जित करने में और एक भाषा अर्जन के बाद दूसरे लैंग्वेज को समझने में मदद करता है। विकल्प नंबर 2 यूनिवर्सल ग्रामर इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर्स कमेंस विथ बिफोर लर्निंग एडिशनल लैंग्वेज इन स्कूल। यानी कि कहा जा रहा है कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें बच्चे किस भाषा से स्टार्ट करके अन्य भाषाओं को एडिशनल लैंग्वेज को सीखते हैं स्कूल में। तो ये हो जाता है बच्चे अपनी मदर टंग से स्टार्ट करते हैं। आपने एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ा होगा। एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता की बात करता है। बहुभाषिकता क्या होता है? बहुभाषिकता ये होता है कि बच्चे अपनी मदर टंग से प्रारंभ करेंगे, मदर टंग से प्रारंभ करते हुए विद्यालय की औपचारिक भाषा सीखेंगे और अन्य भाषाओं को एडिशनल लैंग्वेजेस को सीखेंगे। ये होता है बहुभाषिकता। यानी कि हो सकता है कि पहली बार जब बच्चा प्राइमरी में विद्यालय जा रहा हो तो उसको कोई भी अदर लैंग्वेज ना आती हो सकता है कि वो विद्यालय की औपचारिक भाषा ना जानता हो, लेकिन कम से कम वो एक फर्स्ट लैंग्वेज तो जानता ही होगा, यानी अपनी मदर टंग जानता ही होगा। तो बच्चे को अपने मदर टंग में एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए और धीरे धीरे वो विद्यालय की औपचारिक भाषा के संपर्क में आएगा और अन्य लैंग्वेजेस के संपर्क में आने की वजह से वो अन्य लैंग्वेज धीरे धीरे सीखेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बहुभाषिकता बोलते हैं और यही कहता है कि बच्चे अपनी मदर टंग से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, यही बोला गया मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर्स कमेंस विथ देयर मदर टंग बिफोर लर्निंग एडिशनल लैंग्वेज इन स्कूल। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, इन द पेडागोजिकल प्रैक्टिस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर आर बेटर एसिमिलेटेड थ्रू। यानी कि कहा जा रहा है कि द्वितीय भाषा टारगेट लैंग्वेज सीखने के दौरान जो भाषा का स्ट्रक्चर है, जो भाषा की संरचना है, वो किस प्रकार से बेहतर ढंग से समझ में आ सकती है बच्चों के। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है ऑब्जर्वेशन एंड प्रॉम्प्टिंग, यानी कि केवल ऑब्जर्वेशन अवलोकन के माध्यम से क्या बच्चे भाषा का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। जब तक आप उस भाषा में इंटरेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि भाषा की जो सबसे उच्चतम उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चे उस भाषा का प्रयोग करके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएं, कम्युनिकेट कर पाएं, इंटरेक्शन कर पाएं। तो केवल ऑब्जर्वेशन से आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। जब तक इंटरेक्शन नहीं करेंगे तब तक उस भाषा के बारे में नहीं सीख पाएंगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो होता है, व्यवहारिक पक्ष जो होता है, वो हम नहीं समझ पाएंगे भाषा का। इसलिए केवल ऑब्जर्वेशन निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, मीनिंगफुल ट्रांसफर ऑफ लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज इस प्रकार से आप नहीं, कोई भी लैंग्वेज आप कैसे सीखते हैं? उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करके, इंटरेक्शन करके। अब कंप्यूटर की तरह जिस प्रकार से आप पेन ड्राइव में एक फोल्डर को दूसरे एक फाइल को दूसरे पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उस तरीके से लैंग्वेज थोड़ी ट्रांसफर हो सकता है। आपने एक मूवी देखी होगी पीके, उसमें क्या होता है, जो अभिनेता होते हैं वो किसी का हाथ पकड़ के उसकी लैंग्वेज को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो उस तरीके से प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी है। जब तक हम उस लैंग्वेज में वर्क नहीं करेंगे, उस लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे इंटरेक्शन करने के लिए, तब तक उस लैंग्वेज को हम लोग सीख नहीं सकते हैं। आज हम लोग रचनावाद, संरचनावाद की बात करते हैं, जिसमें बच्चे सक्रिय भूमिका के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करते हैं। वो ज्ञान के प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि ज्ञान के निर्माण करता है। और तीसरा विकल्प जो है वो ट्रांसफर करने की बात की जा रही है, यानी कि ज्ञान को वो प्राप्त कर लिया। उस सेंस में निगेटिव हमेशा होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जब तक सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा उस लैंग्वेज को सीखने में, यानी खुद जब तक इंटरेक्शन नहीं करेगा, तब तक वो चीज़ों को नहीं सीख सकता है।
पहला विकल्प देखिए, प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन ऑफ कॉमनली यूज्ड सिंटेक्स, यानी कि जो सिंटेक्स बार बार यूज हो रहा है उसको बार बार प्रैक्टिस और रिपीट करके, तो ये ड्रिल की तरफ इशारा कर रहा है। एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करना, रिपीटिशन करना, ये ड्रिलिंग होता है, जो कि हमेशा निगेटिव सेंस में होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, मीनिंगफुल इंटरेक्शन विथ इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट कंटेंट, यानी कि एक इंटरेस्टिंग यानी कि एक रुचि वाले संदर्भ में बच्चे जब इंटरेक्शन करते हैं, सार्थक तौर पर दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, उसी के माध्यम से बच्चे सेकंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। देखिए यहां पर बच्चा सक्रिय है, क्यों? क्योंकि वो खुद इंटरेक्शन कर रहा है और साथ ही साथ किसी संदर्भ में, संदर्भ का मतलब क्या हुआ, बच्चा जो कुछ भी अपने परिवेश में देखता है वो उसका संदर्भ हो गया। जैसे कि जिस भी टॉपिक के बारे में बच्चा जान रहा है, उसी टॉपिक के बारे में एक तरीके से बच्चे को इंटरेक्शन करने का मौका दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चा भी सक्रिय और भाषा को खुद करके सीख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब क्रेशंस नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। तो क्रेशन एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो कि पहली बार उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार से बच्चे मदर टंग को एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, उसी प्रकार से टारगेट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज को भी अर्जित किया जा सकता है। और इसके संदर्भ में उन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिए थे, जिसमें से एक हाइपोथेसिस नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि बच्चे जो टारगेट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज को अर्जित करेंगे, उसका एक नेचुरल ऑर्डर होता है। जैसे कि जो भी टारगेट लैंग्वेज है, पहले बच्चे उसको सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि बिना सुने या फिर बिना समझे डायरेक्टली लिखना शुरू कर देंगे। भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो सबसे पहला जो क्रम होगा वो नेचुरल ऑर्डर क्या होगा? जाहिर सी बात है, दूसरे कोई इंटरेक्शन कर रहे होंगे या फिर कहीं लिखा होगा तो उसको बच्चे पढ़ करके अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। पढ़ने से भी पहले वो दूसरों के द्वारा कहे जा रहे शब्दों को सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद से वो धीरे धीरे वर्णों को पहचानेंगे और वर्णों को पहचान करके पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद से धीरे धीरे वो बोलना सीखेंगे और अंत में वो लिखना सीखते हैं। तो ये नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है जो कि क्रेशन के द्वारा दिया गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया गया, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेजेज आर एक्वायर्ड इन प्रिडिक्टेबल ऑर्डर। जो भी क्रम मैं आपको बता रहा हूं, क्या आप उसका अनुमान पहले से नहीं लगा सकते? क्या आप उसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। यही सी को उन्होंने क्रेशंस का नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस कहा था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ प्रोसीजरल प्लान फॉर प्रेजेंटिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल को एक प्रोसेस के तहत, प्रोसीजरल प्लान के तहत प्रेजेंट करना क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग मेथड कहते हैं, यानी कि विधि कहते हैं। शिक्षण विधि के माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार के चीजों को प्रेजेंट कर रहे होते हैं बच्चों को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 मेथड इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो नोन एज, तो इसे क्लासिकल मेथड के भी नाम से जानते हैं। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को क्लासिकल मेथड के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इन विच मेथड मदर टंग इज नॉट यूज्ड एट ऑल, यानी कि कौन सा मेथड है जिसमें मदर टंग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें मदर टंग का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है। जो टारगेट लैंग्वेज है, बच्चे को टारगेट लैंग्वेज सिखाने के लिए उसको उसी का इन्वायरमेंट दे दिया जाता है। जैसे कि देखिए सीबीएसई बोर्ड के बालक प्राइमरी में ही कैसे इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, वो जो टारगेट लैंग्वेज है, जो इंग्लिश है, वही इन्वायरमेंट दे दिया जाता है। वहां पर सभी टीचर्स को, सभी बच्चों को बाउंड कर दिया गया कि आप केवल टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, जाहिर सी बात है, किसी लैंग्वेज का प्रयोग करेगा और उसके लिए बाउंडेशन है कि आप मदर टंग यूज नहीं करेंगे, इंग्लिश ही यूज करेंगे, टारगेट लैंग्वेज ही यूज करेंगे। तो धीरे धीरे सहज इन्वायरमेंट में वो उस लैंग्वेज को एक्वायर करने लगता है जिस प्रकार से मदर टंग उसने एक्वायर किया था। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड, यानी जिस लैंग्वेज को बच्चे को सिखाना है उसी का इन्वायरमेंट दे दिया जाता है। इसमें मदर टंग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैनिंग इज, स्कैनिंग रीडिंग का एक प्रकार है, यानी कि किस प्रकार से हम लोग स्कैनिंग करते हैं, जैसे पठन हम लोग करते हैं, उसका एक प्रकार समझ लीजिए आप। तो स्कैनिंग में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर लेख में से किसी पर्टिकुलर डेटा को सर्च अगर किया जाता है तो उसे हम लोग स्कैनिंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पूरा यहाँ पर जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस प्रश्न को, अगर मैं आपसे बोलूँ कि योर शब्द को ढूंढिए, तो आप पूरे इस प्रश्न में से योर शब्द को ढूंढ रहे होंगे। योर शब्द को ढूंढते 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 यहाँ पर आएंगे और कहेंगे यहाँ पर योर है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे लेख में से एक
पर्टिकुलर शब्द को ढूंढ रहे हैं। तो जब पूरे लेख में से पर्टिकुलर एक शब्द या फिर किसी टॉपिक या फिर किसी चीज को ढूंढने की बात होती है तो उसे हम लोग स्कैनिंग कहते हैं। तो स्कैनिंग का मतलब क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर लेख में से कुछ भी ढूंढना। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है टू लुक फॉर द मेन आइडिया इन द चैप्टर ऑफ ए बुक। यहां पर मेन आइडिया की बात की जा रही है तो ये हमारा स्कैनिंग नहीं होता है। यहां पर भी देखिए समरी की बात की जा रही है, यानी मेन आइडिया की बात की जा रही है, हमारा उत्तर नहीं होगा। यहां पर भी समरी की बात की जा रही है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, टू लुक फॉर योर बेस्ट फ्रेंड फोन नंबर इन योर सेल फोन। यहां पर देखिए लुक फॉर का मतलब क्या होता है, सर्च करना, ढूंढना, खोजना। तो यहीं पर केवल सर्च करने की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, इसी का मतलब होता है स्कैनिंग। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। दोस्तों, इंग्लिश पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।